गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा जो हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूं कहिए राधाकृष्णन कमीशन, क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन से ही आया था, तो इसके अंतर्गत शिक्षा को जो माध्यम है यानी उसके बारे में जानेंगे। हम आयोग की सिफारिश से जान रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंटों को लेते हुए इसको विस्तृत रूप से हम समझ रहे हैं। इससे पहले हमने शिक्षा के उद्देश्यों को जान लिया था, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में कि इसके शिक्षा के क्या माध्यम है। तो आजादी के बाद जो हमारी उच्च शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो ये आयोग आया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की सभ्यता, संस्कृति और परिस्थितियों के हिसाब से एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जो अब राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सके। इसलिए शिक्षा का माध्यम भी अब जो राष्ट्रीय भाषा है और जो प्रादेशिक भाषा है उसको महत्वपूर्ण तौर पर माना गया। ठीक है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक शिक्षा का माध्यम होगा और अंग्रेजी को बाह्य ज्ञान के विकास के लिए माना जाएगा। तो अंग्रेजी है लेकिन वो बाह्य ज्ञान के विकास के लिए मुख्य तौर पर राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं पर ज्यादा फोकस किया गया। अब हम जानेंगे शिक्षा का माध्यम इन्होंने किस तरीके से बताया है। पहला है प्रादेशिक भाषाएं उच्च शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। प्रादेशिक भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। जो प्रादेशिक भाषा है, ठीक है ना, जो हमारा देश विविधता वाला देश है और विभिन्न जगहों विभिन्न बोलियां बोली जाती है, तो विभिन्न क्षेत्रों की जो भाषाएं होती है उसको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है। लेकिन हिंदी को भी स्वतंत्रता प्रदान है, अगर कोई हिंदी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन प्रादेशिक भाषाएं रहेगी और हिंदी को स्वतंत्र तौर पर छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर प्रादेशिक और हिंदी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। फिर सेकंड है प्रादेशिक भाषाओं संघीय भाषा राष्ट्र भाषा को विकसित करने हेतु कदम उठाए जाए। ठीक है, इन्होंने दूसरी बात यहाँ पर ये कही है कि प्रादेशिक भाषा, ठीक है, तो प्रादेशिक है, फिर संघीय भाषा या फिर राष्ट्र भाषा जिसको हम कहते हैं, उनको विकसित करने हेतु कदम उठाए जाए, यानी कि इन भाषाओं को विकसित, इनका विकास हो सके, इसके लिए इस आयोग ने कदम उठाने का प्रयास किया है और कदम उठाए जाने भी चाहिए, क्योंकि इन पर कदम उठाएंगे तो अब देश का भी विकास होगा और देश की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा। उसका अगला है अंग्रेजी द्वारा नवीन ज्ञान। अंग्रेजी द्वारा नवीन ज्ञान तो कहां पर? हाई स्कूल, जो हायर क्लास स्कूलें होती है, हाई एजुकेशन की, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, यहां पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से क्या करना है? उनको नवीन ज्ञान प्रदान करना है, न्यू नॉलेज। जैसा कि बताया गया है कि बाह्य ज्ञान के विकास के लिए, तो बाह्य ज्ञान के विकास अंग्रेजी द्वारा किया जा सकता है और इसके लिए हाई स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को चयन किया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है देवनागरी लिपि के दोषों को जल्द ही समाप्त किया जाए।
जो हमारी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि जिसको हम जानते अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो इसके अंदर जो दोष है, जो कमियां हैं, उन कमियों और दोषों को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि कमियां और दोष दूर होगी तो भाषा में सुधार आएगा, और भाषा में सुधार आएगा तो शिक्षा व्यवस्था को भी कुशल और सफल बनाया जा सकता है। इसीलिए देवनागरी लिपि के जो भी दोष हो उसको जल्दी जल्दी क्या किया जाए, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसका अगला है संघीय भाषा। संघीय भाषा हेतु मात्र देवनागरी लिपि आवश्यक सुधार कर का ही प्रयोग किया। ठीक है, जैसा कि इन्होंने देवनागरी लिपि के दोषों को दूर करने का या समाप्त करने का प्रयास किया है, ठीक है, तो इसको दूर करते हुए यानी संघीय भाषा जो हमें राष्ट्र भाषा हेतु, ठीक है, उसके लिए मात्र देवनागरी लिपि, इसके दोष को सुधार कर ही प्रयोग किया जाए। राष्ट्र भाषा के लिए देवनागरी लिपि को ही प्रयोग में लेना है, जो हम हिंदी को अच्छे से समझते हैं। तो राष्ट्र की एक भाषा होगी, वो कौन सी होगी, देवनागरी लिपि से संबंध होगी, और वो कब आ सकती है, जब उसके दोषों को दूर किया जा सकता है या दूर किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने इस पे इंपॉर्टेंट फोकस किया। तो हम ये समझ रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत राष्ट्रीय देवनागरी लिपि और प्रादेशिक भाषाओं में भी देवनागरी लिपि को भी एक स्थान दिया है, हिंदी को स्थान दिया है एक स्वतंत्र के तौर पर। और कुल मिलाकर अंग्रेजी सिर्फ बाह्य ज्ञान के विकास के लिए प्रयोग में ली जा रही है, जो कि हाई स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर काम आ रही है। और किस तरह से देवनागरी लिपि को बेहतर बनाने का इसने इस शिक्षा के माध्यम में इन्होंने प्रयास किया है। अब इसका अंतिम है जो है अगला है शिक्षार्थियों को उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की तीन भाषाओं मातृभाषा जिसको कहते हैं प्रादेशिक भाषा, ठीक है, पहला हो गया मातृभाषा जिसको बोलते हैं प्रादेशिक भाषा, हिंदी, संघीय भाषा, हिंदी को संघीय भाषा व अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाए, अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहां पर बताया गया है शिक्षार्थियों को उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर, ठीक है, क्या करना चाहिए, तीन भाषाओं, मातृभाषा जो कि हमारे प्रादेशिक भाषा हो सकती होती है, फिर हिंदी जो संघीय केंद्रीय भाषा है, तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने राधाकृष्णन कमीशन जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इन्होंने शिक्षा के माध्यम को स्पष्ट किया है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों में शिक्षा का माध्यम बताइए। तो आज हमने क्लास में ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्ण मिशन जाना, इसके आयोग के सुझाव जो दिए हुए सिफारिश है, इसमें शिक्षा का माध्यम किस तरीके से, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड टाइम में हमको घर रहना सुरक्षित करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसका बचाव का जो भी उपाय है इसका कड़ी से हमको पालन करना है। थैंक यू।